नमस्कार साथियों, मैं शिव कुमार और आप देख रहे हैं द पिनाक 360 पे आप सभी का स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे महात्मा गांधी जी के विषय में। देखेंगे कि आज़ादी के इस महासंग्राम में गांधी जी की क्या भूमिका रही। गांधी जी का जन्म गुजरात के अंदर 2 अक्टूबर 1869 को होता है, पोरबंदर के अंदर। पिताजी का नाम करमचंद गांधी और माताजी का नाम पुतलीबाई होता है। गांधी जी का लालन पालन गुजरात में ही होता है। प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा उनकी गुजरात में ही होती है। और उसके बाद गांधी जी 1888 से लेके 1891 तक बैरिस्टर यानी वकालत की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड चले जाते हैं। यूनिवर्सिटी लंदन कॉलेज से वह वकालत की पढ़ाई करके भारत वापस लौटते हैं। युवा अटॉर्नी के यानी एक सहायक कानूनी सलाहकार के रूप में वो दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं एक कंपनी के मुद्दे को लेके। जब वो कंपनी के मुद्दे को लेके दक्षिण अफ्रीका जाते हैं तो उनको दक्षिण अफ्रीका के अंदर नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ता है और गांधी जी को रेल से उठा के बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। तब गांधी जी को पहली बार एहसास होता है कि ये पूरे विश्व के अंदर नस्लीय जातीय जिस प्रकार भेदभाव किया जाता है भारतीयों के साथ, अश्वेत नागरिकों के साथ, पहली बार गांधी जी रूबरू होते हैं। और गांधी जी यहाँ पे संकल्प लेते हैं कि सबसे पहले मैं इस नस्लीय जाति हिंसा है जो इसको मिटा के छोड़ूंगा। और गांधी जी वहाँ पे डरबन में रहते हैं, फिनिक्स में रहते हैं, आम लोगों के साथ रहते हैं। गांधी जी वहाँ पे नस्लीय मुद्दा उठाते हैं और एक बहुत लंबी कानूनी प्रक्रिया वहाँ पे चलती है। वहाँ पे गांधी जी एक नटाल कांग्रेस की स्थापना करते हैं, फिनिक्स की स्थापना करते हैं, नटाल कांग्रेस की स्थापना करते हैं। उसके बाद गांधी जी ट्रांसवल कानून होता है उसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते हैं। अब दोस्तों जानेंगे ट्रांसवल कानून क्या है। ट्रांसवल कानून दक्षिण अफ्रीका के अंदर एक ऐसा कानून होता है जिसके तहत कोई भी भारतीय कहीं भी रह नहीं सकता दक्षिण अफ्रीका में, उसको लिमिटेड एरिया में रहना पड़ता है। और कोई भी भारतीय दक्षिण अफ्रीका में किसी भी हिस्से में व्यापार नहीं कर सकता। ये था ट्रांसवल कानून, मैंने आपको बताया। इसी ट्रांसवल कानून को लेके गांधी जी एक बहुत बड़ा आंदोलन वहां पे करते हैं और लगभग 1000 लोगों के हस्ताक्षर करा के सेक्रेटरी को रिपोर्ट सौंपते हैं। उसके बाद 1906 के अंदर दक्षिण अफ्रीका के अंदर भारतीयों का पंजीकरण कराया जाता है, जिसको लेके सभी भारतीय एक आंदोलन वहां पे खड़ा कर देते हैं। गांधी जी उस आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। अंत में गांधी जी फैसला करते हैं, पहली बार गांधी जी अपने जीवन में सत्याग्रह का प्रयोग करते हैं, जो कि ट्रांसवल कानून के तहत या पंजीकरण के तहत दक्षिण अफ्रीका में किया जाता है। उसको लेके गांधी जी पहली बार जेल में डाले जाते हैं, लेकिन अंत दक्षिण अफ्रीका की सरकार को झुकना पड़ता है और ट्रांसवल कानून ही नहीं बल्कि यह पंजीकरण प्रक्रिया रोक ली जाती है। उसके बाद गांधी ही नहीं बल्कि हर एक भारतीय को दक्षिण अफ्रीका के अंदर किसी भी हिस्से में रह के व्यापार करने की खुली छूट दे दी जाती है। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका के अंदर सत्याग्रह का एक सफल प्रयोग किया और दिखाया कि किस प्रकार हम अगर एक हो जाएं, भारतीय हों या लोग हों, अगर वो एक हो जाएं तो हर समस्या का समाधान हमारे पास है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका के अंदर थे तो उन्होंने बहुत सारे सत्याग्रह किए, यानी उन्होंने बहुत सारी आवाजें उठाई। गांधी जी को वहां पे सम्मानित किया जाता है और बहुत सारे वहां पे मेडल दिए जाते हैं। उसके बाद गांधी जी पुनः भारत वापस लौटते हैं और गांधी जी जब भारत वापस लौटते हैं तो एक किताब भी लिखते हैं जो कि 1909 में प्रकाशित होती है, हिंद स्वराज जिसका नाम है। बहुत बिकने वाली किताब थी। उसके बाद गांधी जी 1915 में वापस फिर से भारतवर्ष आते हैं और 1915 9 जनवरी यानी 1915 को गांधी जी भारत में वापस लौटते हैं। हमें याद रखना चाहिए दोस्तों, 1915 का वह दौर था जब गांधी जी भारतवर्ष में आए। यहाँ पे यानी पूरे विश्व के अंदर प्रथम विश्व युद्ध चला हुआ था और भारत के अंदर एक बहुत लड़ाई चली हुई थी, जिसको लेके हम कह सकते हैं कि आजादी की लड़ाई थी। 1885 के अंदर कांग्रेस की स्थापना हो चली थी, लेकिन इस समय कांग्रेस के अंदर कुछ शिक्षित लोग थे और आम जन उनसे कटा हुआ था। यानी मैं बात कर रहा हूं आम वर्ग की, मजदूरों की, किसानों की बात कर रहा हूं। वो अभी तक कांग्रेस के साथ नहीं थे, क्योंकि कांग्रेस के साथ अभी तक कुछ शिक्षित वर्ग ही था जो कांग्रेस को चला रहा था।
लेकिन गांधी जी जैसे ही भारत में लौटते हैं तो भारत की दशा देख लेते हैं। गांधी जी के यहाँ पे राजनीतिक गुरु बनते हैं जिनका नाम होता है गोपाल कृष्ण गोखले जी। गोपाल कृष्ण गोखले जी कहते हैं कि अगर आपको भारत को समझना है तो पहले भारत की यात्रा करनी होगी। गांधी जी 2 वर्ष तक भारत की यात्रा करते हैं, भारत के प्रत्येक कोने में भ्रमण करते हैं और दोस्तों भारत की समस्याओं के बारे में वो जानकारी लेते हैं। असली भारत क्या है वो जानते हैं इस यात्रा के दौरान। तो एक बहुत बड़ी करुणा, एक बहुत बड़ी वेदना उनके सामने आती है कि जो भारत उनके विचारों में था, असल में भारत ऐसा नहीं था, क्योंकि भारत की बहुत ज्यादा आबादी आज भी निमन थी, बहुत ज्यादा गरीब थी। उनके लिए कपड़े ढांपने के लिए भी उनके पास पैसा नहीं था, रोजगार नहीं था, क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत ने यहाँ पे सब कुछ चौपट कर दिया था। गांधी जी इस यात्रा से लौटे और एक नया रूप गांधी जी को देखने को मिला, यानी पूरी दुनिया को देखने को मिला गांधी जी का रूप। और गांधी जी ने उसके बाद पुरजोर तरीके से निम्न वर्ग को उठाया या मजदूर वर्ग को उठाया, किसान वर्ग को उठाया और उनके साथ हो लिए, उनकी समस्याओं के साथ हो लिए। गांधी जी ने सबसे पहले भारत में आके चंपारण विद्रोह का नेतृत्व किया। दोस्तों चंपारण विद्रोह के बारे में बता दूं कि यहाँ पे 3 कठिया पत्ती थी जिसके अंदर नील की खेती की जानी थी और नील की खेती उस समय बहुत बड़े पैमाने पे की जाती थी और अंग्रेज यानी ब्रिटिश हुकूमत भारतीय किसानों से ये कहती थी कि आपको क्या करना है कि जमीन के तीसरे हिस्से में आपको क्या करना होगा, नील की खेती करनी होगी। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के कारण नील के भाव वैसे गिर गए थे, जो सबसे उपजाऊ जमीन होगी आपको वहां पे नील की खेती करनी थी। अगर किसान अपनी जमीन के सबसे उपजाऊ पट्टे के ऊपर नील की खेती करेगा और उस नील के भाव कुछ भी नहीं है तो यहाँ के परिवार सड़कों पे आ सकते थे। गांधी जी बिहार में जाते हैं और नील विद्रोह जो होता है उसका नेतृत्व करते हैं और वहां पे अंग्रेजी हुकूमत को झुका देते हैं। उसके बाद गांधी जी खेड़ा के अंदर किसानों का सफल नेतृत्व करते हैं। उसके बाद गांधी जी 1918 के अंदर अहमदाबाद मजदूर मिल की हड़ताल में शामिल होते हैं। अब समझिएगा साथियों कि अहमदाबाद मिल मजदूर की हड़ताल क्या थी। प्रथम विश्व युद्ध के कारण यहाँ पे सारे के सारे काम धंधे चौपट होते जा रहे थे। उनके अंदर एक काम था, यानी अहमदाबाद जो मिल चलती थी उनके मजदूरों ने हड़ताल कर दी थी और हड़ताल का मुख्य कारण क्या था, प्लेग बोनस। सारे के सारे मजदूर भागते जा रहे थे क्योंकि उस हिस्से में बड़े पैमाने पर प्लेग की बीमारी यानी महामारी फैल चुकी थी। मजदूर अपने घर जाना चाहते थे तो मिल मालिकों ने उनको रोके रखा कि हम आपको स्पेशल बोनस देंगे और वो बोनस जो था वो 20% बोनस पे उनकी सहमति बन जाती है और सारे के सारे जितने मजदूर होते हैं वो फिर से काम पे लौट आते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद वह जो बोनस दिया जाता है 20% वो रोक दिया जाता है। इसको लेके वहां के मजदूर हड़ताल कर देते हैं। गांधी जी इसका नेतृत्व करते हैं अहमदाबाद में जाके और वो समझाते हैं, मिल मालिकों से बात करते हैं, सरकार से बात करते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। तब गांधी जी एक बहुत बड़ा आंदोलन करते हैं और सत्याग्रह करते हैं और अंत में इन लोगों को झुकना पड़ता है, मिल मालिकों को झुकना पड़ता है। अंत में सहमति हो जाती है, 35% बोनस पे सहमति हो जाती है। तो जैसे ही गांधी जी भारत में एंट्री करते हैं, भारत भ्रमण से पूरे हालात जान लेते हैं, उसके बाद गांधी जी मजदूरों के लिए काम करते हैं, किसानों के लिए काम करते हैं। यही भावना थी कि 1918 आते आते जिस प्रकार गांधी जी ने आम वर्ग के दिलों को जीत लिया था, तो किसान, निम्न वर्ग, मजदूर, कोई भी छोटा किसान हो, बड़ा किसान हो, कोई छोटा व्यापारी हो या बड़ा व्यापारी हो या कोई उद्योगपति हो, गांधी जी ने सभी के दिलों को जीत लिया था। अब 1918 आते आते गांधी जी कांग्रेस का एक हिस्सा हो चुके थे। अब स्थिति थोड़ी बदल चुकी थी। अब गांधी जी आगे आगे चलते थे और जो कांग्रेस के शिक्षित वर्ग के जो नेता थे वो पीछे चलते थे और लाखों की भीड़ उनके पीछे चलती थी। यानी जिस कांग्रेस में सिर्फ शिक्षित वर्ग 8 या 10 लोग थे, आज वो उनकी संख्या लाखों में पहुंच चुकी है। गांधी जी ने जन चेतना को जगाने का कार्य किया दोस्तों। उसके बाद गांधी जी हिंदू मुस्लिम एकता के लिए कार्य करते हैं। मैं बात कर रहा हूं खिलाफत आंदोलन की। खिलाफत आंदोलन 1920 में जाग चुका था। थोड़ा सा मैं खिलाफत आंदोलन के विषय में बात कर दूं। जो इस्लाम है यानी जो मुस्लिम वर्ग है भारत का, उनके खलीफा होते हैं जो कि तुर्की के खलीफा होते हैं
और उधर जो विश्व युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेज लोग जो हैं वो तुर्की के खिलाफ होते हैं। जैसे ही अंग्रेज लोग प्रथम विश्व युद्ध हार जाते हैं तो वो तुर्की का विभाजन कर देते हैं और खलीफा को जेल में डाल देते हैं, जिसको लेके यहाँ के मुसलमान इकट्ठा हो जाते हैं, जिनमें सबसे बड़ी भूमिका निभाई जाती है अली बंधुओं के द्वारा, शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा। शौकत अली और मोहम्मद अली ने कामरेड पत्र लिखा और भारतीय मुसलमानों को इकट्ठा किया। अखिल यहाँ पे एक कमेटी भी बनाई जाती है, अखिल भारतीय जो कमेटी होती है वो बनाई जाती है, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी, और गांधी जी को उसका नेतृत्व सौंप दिया जाता है। अब गांधी जी को लगा है कि मुस्लिम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं तो हिंदुओं को इनका साथ देना चाहिए, और आजादी के इस संग्राम में दोनों की अगर भूमिका होगी, हिंदू की भूमिका होगी और मुस्लिम की भूमिका होगी, तब हम यह जंग अंग्रेजों के खिलाफ जीत सकते हैं। तो गांधी जी खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व करते हैं साथियों, और हिंदू मुस्लिम एकता फिर से बहुत परवान चढ़ जाती है, यानी हिंदू मुस्लिम एकता बहुत प्रबल बन जाती है। लेकिन साथियों सीवर्स की संधि के साथ खिलाफत आंदोलन खत्म हो जाता है। गांधी जी असहयोग आंदोलन शुरू कर देते हैं। जब गांधी जी असहयोग आंदोलन शुरू करते हैं उस समय भी हमने देखा कि किस प्रकार से हिंदू और मुस्लिम एकता बहुत ज्यादा थी। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल साथियों मैं आपको देना चाहूंगा कि जिस प्रकार खिलाफत आंदोलन आगे आगे चल रहा था, उस आंदोलन के दौरान इतनी ज्यादा एकता हमारे अंदर थी, यानी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक संगठन के नीचे आके भारतवर्ष की आजादी के लिए संग्राम कर रहे थे। तो एक एग्जाम्पल है कि जिस प्रकार से असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, असहयोग आंदोलन शुरू होते ही जामा मस्जिद की चाबियां एक कट्टर हिंदू नेता श्रद्धानंद जी को सौंप दी जाती हैं, और उसी प्रकार से सिखों ने स्वर्ण मंदिर की जो चाबियां हैं वो डॉक्टर किचलू को सौंप दी जाती हैं, जो कि मुस्लिम धर्म के होते हैं। यानी मैंने आपको बताया, एक उदाहरण दिया कि उस प्रकार किस प्रकार से हिंदू मुस्लिम एकता उसमें बहुत ज्यादा थी। लेकिन इस आंदोलन को एक धक्का लग जाता है साथियों, क्योंकि जैसे ही यह आंदोलन रनिंग में होता है, जैसे ही यह आंदोलन शुरू होता है, इस आंदोलन के शुरू होते ही बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। अब यह आंदोलन स्थगित कर दिया जाता है कुछ दिनों के लिए। जैसे ही आंदोलन स्थगित कर दिया जाता है तो गांधी जी एक यहाँ पे फाउंडेशन की स्थापना कर देते हैं, तिलक फाउंडेशन की स्थापना कर देते हैं, जो भारतवर्ष से यानी एक चंदे के रूप में राशि मांगी जाती है, और उस राशि का प्रयोग गांधी जी 20 लाख चरखे बांटने में करते हैं। आज के जैसे मर्जी हालात रहे हों, लेकिन उस समय पे भारतीयों के पास पूरा तन ढांपने के लिए कपड़े नहीं थे। गांधी जी विजयवाड़ा रैली में जाते हैं और लोगों को संबोधित करते हैं और कहते हैं कि हमें खादी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा चरखे बनाने चाहिए, सूत काटना चाहिए, अपने हाथ से बने हुए वस्त्र पहनने चाहिए, हमें विदेशी कपड़ों को हाथ नहीं लगाना चाहिए। तो गांधी जी इस संदर्भ में ही विजयवाड़ा रैली के अंदर 1921 के अंदर संबोधन कर रहे हैं, एक विशाल रैली का संबोधन कर रहे हैं। तो गांधी जी कहते हैं हमें कम कपड़े पहनने चाहिए। लोग आश्चर्य में हैं कि गांधी जी इस प्रकार कैसे कह सकते हैं कि हमें कम कपड़े पहनने चाहिए। 1921 के बाद दोस्तों गांधी जी की जो भी आप तस्वीर देखेंगे, जो भी आप फोटो देखेंगे, वो सिर्फ एक लंगोटी में होगी, जिसको हम लुंगी या धोती कह सकते हैं। अलग अलग राज्यों में इसके नाम हो सकते हैं, आप जानते हैं लुंगी, लंगोटी या धोती में क्या अंतर है, क्या फर्क है। तो गांधी जी 1921 में निश्चय कर लेते हैं कि मैं लुंगी पहनूंगा, यानी लंगोटी यानी धोती पहनूंगा, और गांधी जी 1921 से लगातार धोती पहनना शुरू करते हैं। लेकिन यह आंदोलन सफल नहीं हो पाता साथियों, क्योंकि 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी के अंदर एक घटना हो जाती है और पुलिस थाने को आग लगा दी जाती है। 22 पुलिसकर्मी जल के राख हो जाते हैं। गांधी जी को बड़ा धक्का लगता है साथियों, क्योंकि जो आंदोलन बिल्कुल हिंसात्मक तरीके से चलना चाहिए, सत्याग्रह के तरीके से चलना चाहिए, आज उस आंदोलन में कहीं न कहीं हिंसा हुई। तो गांधी जी को बहुत धक्का लगा इससे। तो गांधी जी क्या करते हैं, 12 फरवरी को बारदोली के अंदर यह आंदोलन वापस लेने की घोषणा कर देते हैं। 10 मार्च 1922 को गांधी जी को पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है। जब गांधी जी को जेल में डाल दिया जाता है तो ब्रूमफील्ड की अदालत गांधी जी को 6 वर्ष का कारावास दे दिया जाता है। गांधी जी इस समय जेल में है, देश में बहुत उठापटक हो गए हैं। इसके बीच स्वराज्य पार्टी आई, फिर साइमन कमीशन आया। साइमन कमीशन आता है 3 फरवरी 1928 को।
अब ये कमीशन क्यों भारत आया, ये थोड़ा सुनिए। सबसे पहले 1905 की मैं बात करूं, 1905 के अंदर जो लॉर्ड कर्जन होते हैं, जो वायसराय होते हैं भारत के, वो क्या करते हैं, भारत का विभाजन कर देते हैं, यानी बंगाल पार्टीशन कर देते हैं। बंगाल का विभाजन करना एक जरूरी हो गया था अंग्रेजों के लिए, क्योंकि वहां से नेशनलिज्म प्रमोट हो रहा था। हिंदुओं को अलग कर दिया जाता है, मुस्लिम लोगों को अलग कर दिया जाता है, और कहा जाता है कि हमें प्रशासनिक सुविधा के आधार पर यह किया है ताकि हम प्रशासनिक कार्य अच्छे ढंग से कर सके। लेकिन इसके पीछे ऐसा कुछ नहीं था, इसके पीछे एक ही मंशा थी, फूट डालो और राज करो। यानी भारत के अंदर एक विषाक्त बीज बोने के पहले प्रयास 1905 में किए गए, हिंदू को अलग करने के, इस्लाम को अलग करने के। उसके बाद साथियों 1909 में पार्लियामेंटरी रिफॉर्म्स आता है, जिसमें क्या होता है, मुस्लिम वर्ग को अलग से निर्वाचन पद्धति का अधिकार दे दिया जाता है। यानी अब सबसे बड़ा बीज 1909 में पार्लियामेंटरी रिफॉर्म्स के अंदर किया जाता है। पार्लियामेंटरी रिफॉर्म्स में हिंदू अलग होंगे यानी मुस्लिम अलग होंगे, अलग से दोनों को, यानी इस्लाम को, मुस्लिम वर्ग को अलग से निर्वाचन पद्धति का अधिकार दे दिया जाता है। यहीं से ही शुरू होता है फूट डालो और राज करो की नीति। और फिर कहा जाता है कि हर 10 साल बाद इसमें क्या होगा, रिफॉर्म्स होंगे, सुधार होंगे। 1909 का रिफॉर्म्स आया साथियों, 1919 का अधिनियम बन के। 1919 के अधिनियम के 10 साल बाद 1929 में आना था यह एक्ट भारतवर्ष के अंदर, लेकिन एक वर्ष पहले आ गया, 1928 के अंदर आ गया। अब 1928 के अंदर इसीलिए आया क्योंकि इंग्लैंड में चुनाव थे 1929 को। अब जाहिर सी बात है, जब इंग्लैंड में चुनाव है तो एक साल पहले भेज दिया गया। जब एक साल पहले भेज दिया गया तो 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन आया। साइमन कमीशन के अंदर सर जॉन साइमन अध्यक्ष होते हैं और उसके अतिरिक्त 7 सदस्य होते हैं, लेकिन कांग्रेस और सभी भारतीय इस कमीशन का बायकॉट कर देते हैं, नकार देते हैं, क्योंकि इस कमीशन में सारे के सारे अंग्रेज अधिकारी होते हैं। अगर भारत के अंदर रिफॉर्म्स करना है, भारत के अंदर सुधार करना है, तो भारतीयों से भला कौन जान सकता है। लेकिन उस कमीशन में तो सारे के सारे अंग्रेज थे, तो इसलिए जहां जहां कमीशन जाता है वहां वहां इसका विरोध हो जाता है। अनेक जगह पे जुलूस निकाले गए, सभाएं निकाली गई, बायकॉट किया गया, साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए। इसी संदर्भ में आपने देखा कि लाला लाजपत राय की डेथ हो जाती है, जिसको लेके बदला लिया जाता है। अब मैं बात कर रहा हूं 1930 के अंदर। 1930 के अंदर भारतीयों की एक मंशा होती है, सभी भारतीयों की एक मंशा होती है, गरीब वर्ग, निम्न वर्ग कहते हैं कि हम तो नमक रख के खाना खा लेंगे, रोटी खा लेंगे। लेकिन इस ब्रिटिश हुकूमत ने नमक के ऊपर भी क्या लगा दिया, नमक के ऊपर भी टैक्स लगा दिया। पूरा भारत इसके खिलाफ जाग चुका था। गांधी जी ने कहा कि नमक कानून लगाना ठीक नहीं है, भारतीय कंपनियों को भी अधिकार दिया जाए। लेकिन भारतीय कंपनियों को अधिकार नहीं था कि वो नमक बना सके। इसलिए गांधी जी ने लॉर्ड इरविन से 11 मांगे रखी। जब लॉर्ड इरविन, जो कि वायसराय थे उस दौरान, जो कि लॉर्ड इरविन ने कुछ भी उस पत्र के बारे में यानी कुछ भी नहीं कहा, तब गांधी जी ने दूसरा पत्र लिखा वायसराय लॉर्ड इरविन से। उससे कहा कि मैंने तुमसे रोटी मांगी, बदले में तुमने मुझे पत्थर दिए। तो इस प्रकार से गांधी जी लिखते हैं कि आपका समय खत्म होता है और अब हमारा समय शुरू होता है। तो गांधी जी यहाँ पे क्या शुरू कर देते हैं, गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन यहाँ पे शुरू कर देते हैं साथियों। और जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है तो 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया जाता है। 12 मार्च 1930 को लगभग 385 किलोमीटर की यह यात्रा होती है। गांधी जी के साथ बहुत सारे अनुयायी होते हैं। पहले छोटे यानी पहले बहुत कम संख्या में लोग थे, लेकिन जैसे जैसे यह रैली, जैसे जैसे यह यात्रा दांडी की तरफ बढ़ती है तो लाखों की संख्या में लोग जुड़ते चले जाते हैं। गांधी जी का समर्थन होता है। पूरे भारतवर्ष में गांधी जी को लोग फॉलो करते हैं। जहां जहां भी जाते हैं गांधी जी खुले में सोते हैं। जिस गांव में जाते हैं वहीं पे खाना खाते हैं, लोगों से मिलते हैं, प्रार्थनाएं सभा करते हैं, उनके मुद्दे जानते हैं। तो इस प्रकार गांधी जी 6 अप्रैल को 1930 को गांधी जी दांडी के तट पे पहुंच जाते हैं और वहां पे नमक बनाया जाता है। तो यह नमक यात्रा, जिसको दांडी यात्रा कहते हैं, यह पूरे भारतवर्ष में फैल जाती है साथियों। जब पूरे भारतवर्ष में दांडी यात्रा फैल गई थी
उस दौरान जिन भागों में समुद्र नहीं लगते, यानी जिन भागों में कोस्टल एरियाज नहीं है, तट नहीं है, वहां पे भी एक आंदोलन चलाया जाता है, चौकीदार कर ना देने का आंदोलन। साथियों, उस समय पे गांव गांव में चौकीदार हुआ करते थे। ये चौकीदार भारतीयों की जासूसी करते थे और अंग्रेजों के ये पिट्ठू थे। पूरे गांव की सूचना इकट्ठी करके अंग्रेजों तक ये खबरें पहुंचाते थे। तो गांधी जी और अन्य लोगों ने चौकीदार कर ना देने का आंदोलन खड़ा किया और जिन भागों को समुद्र स्पर्श करता था उन भागों में अनेक यात्राएं हुई, जिनको जिनको दांडी यात्रा कहा गया, यानी नमक की यात्रा कहा गया, सविनय आंदोलन कहा गया। तो इस दौरान देखते हैं कि गांधी जी ने जन चेतना का उत्थान किया और सबको एक जगाने का कार्य किया। यह आंदोलन बहुत सफल हो पाया। अंत में क्या हुआ, ब्रिटिश हुकूमत को झुकना पड़ा। वायसराय के साथ समझौता किया गया जिसमें गांधी जी की सभी मांगों को मान लिया जाता है, लेकिन एक मांग को नकार दिया जाता है। वो एक मांग कौन सी थी? जब हिंसा हो रही थी साथियों, या कोई भी दौर था, उसके अंदर ब्रिटिश सरकार की जो पुलिस थी, यानी पुलिस ने जितने भी यहाँ पे अत्याचार किए थे उनकी जांच की मांग गांधी जी ने की। एक समिति बना के जांच करने की मांग की, लेकिन वो समिति नहीं बनाई जाती और गांधी जी को मना कर दिया जाता है, लेकिन तकरीबन सारी की सारी बातें मान ली जाती हैं। गांधी जी को कहा जाता है कि आप कहां पे जाएंगे, आप द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाएंगे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो कि लंदन के अंदर होना था। अब गांधी जी ने स्वीकार कर लिया कि मैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है, जिसको सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहा जाता है, गांधी जी वहां पे जाते हैं कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि बनकर। और गांधी जी वहां पे जाते हैं, गांधी जी यानी जिस भाग में जाते हैं वहां पे सर्दी ज्यादा होती है, तो जाहिर सी बात है गांधी जी का स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है। गांधी जी वहां पे जाते हैं और वहां पे ब्रिटिश प्रधानमंत्री होते हैं रैमजे मैकडोनाल्ड, उनसे मुलाकात करते हैं। यह मुलाकात होती है सेंट पॉल हाउस के अंदर, और हम देखते हैं कि लाखों की संख्या में वहां पे ब्रिटिशर लोग, यानी जो गांधी जी के क्या होते हैं, फैन होते हैं, वो गांधी जी से मुलाकात करते हैं। गांधी जी वहां पे हर एक हिस्से में घूमते हैं, मुलाकात करते हैं, प्रार्थनाएं सभा भी करते हैं इंग्लैंड के अंदर जाके, और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सफल नहीं हो पाती। अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्यों की जा रही थी, समझेंगे इस बात को। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इसलिए की जा रही थी क्योंकि जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट थी, उसमें साइमन कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर सहमति व्यक्त कराना चाह रहे थे वो लोग, इसीलिए यहाँ पे सेकंड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फिर थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखी गई। लेकिन गांधी जी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेते हैं, लेकिन वह असफल हो जाती है। बहुत सारे यहाँ पे फिलॉसफी है, बहुत सारी अवधारणाएं हैं, यानी गांधी जी का वहां पे विवाद हो जाता है बाबा साहब के साथ, भीमराव अंबेडकर जी के साथ। बाबा साहब वहां पे अलग से दलित वर्ग के लिए अलग से वहां पे निर्वाचन पट्टी का अधिकार मांगते हैं। गांधी जी और बाबा साहब के बीच असहमति बनती है। गांधी जी वापस दिसंबर में भारत लौट आते हैं। तो जैसे ही गांधी जी भारत लौट आते हैं तो वो वायसराय से मिलना चाहते हैं, लेकिन तब तक ब्रिटिश हुकूमत भारत में वायसराय इरविन को चेंज कर देती है। अब वायसराय कौन है, वेलिंगटन। गांधी जी आते हैं तो वेलिंगटन मना कर देते हैं मिलने से। अब गांधी जी द्वितीय सविनय आंदोलन शुरू करते हैं। जैसे ही द्वितीय सविनय आंदोलन शुरू किया जाता है, गांधी जी को पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है, पुणे की यरवदा जेल। साथियों, यहां पे गांधी जी पुणे की यरवदा जेल में है। और क्या हो गया कि अगस्त 1932 के अंदर, 16 अगस्त 1932 के अंदर क्रिमिनल अवार्ड घोषित कर दिया जाता है, जिसको सांप्रदायिक पंचांट कहा जाता है। अब इसके बारे में समझ लीजिएगा कि सांप्रदायिक पंचांट होता क्या है। जिस प्रकार से 1909 में मुस्लिम वर्ग को अलग से निर्वाचन पट्टी का अधिकार दिया गया था, इसी प्रकार से निम्न वर्ग यानी दलित वर्ग को भी अलग से निर्वाचन पट्टी का अधिकार दे दिया जाता है। यहां तक कि सिखों को भी दिया जाता है, महिलाओं को भी अलग से निर्वाचन पट्टी का अधिकार दे दिया जाता है। गांधी जी जेल में है, 1932 की बात है। तो गांधी जी समझ गए यह एक बार फिर से चाल है अंग्रेजों की, यानी डिवाइड करने की एक चाल है। 1909 में जो हुआ था वही 1932 में होने जा रहा है। तो गांधी जी यहाँ पे 20 सितंबर 1932 को जेल में आमरण अनशन की घोषणा कर देते हैं। गांधी जी का स्वास्थ्य खराब है।
24 तारीख को 24 सितंबर 1932 को गांधी जी का स्वास्थ्य जब बहुत बिगड़ जाता है तो यहाँ पे कांग्रेसियों के द्वारा, कांग्रेस वर्ग के द्वारा बाबा साहब को कहा जाता है कि आप जाके मिलिए जेल में। तो यहाँ पे दो संतों का मिलन होता है जिसको पूना पैक्ट कहा जाता है साथियों। पूना पैक्ट यानी दो संतों का मिलन हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर की मैं बात कर रहा हूँ, गांधी जी की मैं बात कर रहा हूँ। दोनों का मिलन होता है और ऐतिहासिक पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है, जो कि 24 सितंबर 1932 को पुणे की यरवदा जेल में होता है। आपसी सहमति व्यक्त होती है। आपसी सहमति में जो गांधी जी हैं वो कह देते हैं कि हम आपको सीटें दे देंगे, आप क्रिमिनल अवार्ड लौटा दें। बाबा साहब अम्बेडकर राजी हो जाते हैं साथियों कि मैं क्रिमिनल अवार्ड वापस लौटा दूंगा। यहाँ पे सहमति क्या बनती है कि 148 सीटें प्रांतीय विधानसभा के अंदर निम्न वर्ग को दे दी जाती है, यानी दलित वर्ग को दे दी जाती हैं, और 18 सीटें जो हैं वो केंद्रीय विधानमंडल में दे दी जाती हैं। तो बाबा साहब सहमति व्यक्त करते हैं तो पूना पैक्ट समाप्त हो जाता है। लेकिन अगले ही दिन गांधी जी शुद्धि उपवास शुरू कर देते हैं। शुद्धि उपवास किसके लिए किया जाता है? शुद्धि उपवास किया जाता है कि भारत के अंदर जो छुआछूत है, भारत के अंदर जो एक समझ लीजिए कि एक छोटा मानते हैं किसी को जाति के आधार पे या धर्म के आधार पे, उसके खिलाफ गांधी जी एक वहां पे आंदोलन शुरू कर देते हैं। पहले अपना शुद्धि उपवास करते हैं 21 दिन का। जब वो शुद्धि उपवास करते हैं तो गांधी जी बीमार हो जाते हैं। जेल में ही हरिजन पत्रिका लिखते हैं जिसमें बताया जाता है कि जिनको हम दलित वर्ग कहते हैं, निम्न वर्ग कहते हैं, छोटा वर्ग कहते हैं, वो कहीं न कहीं हमारी सोसाइटी का एक मेन पार्ट है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। गांधी जी लिखते भी हैं कि अगर हम किसी के साथ छुआछूत का व्यवहार करते हैं, छोटा होने का, उसकी जाति के आधार पे छोटा होने का व्यवहार करते हैं, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। गांधी जी जेल के अंदर हरिजन पत्रिका लिखते हैं, छुआछूत विरोधी लीग कमेटी बनाते हैं, उसकी स्थापना करते हैं। जैसा मैंने बताया 21 दिन के शुद्धि उपवास के दौरान गांधी जी बीमार हो जाते हैं, उनको रिहा कर दिया जाता है। जब वो रिहा होते हैं तो वर्धा से ही एक यात्रा शुरू करते हैं जिसको हरिजन उत्थान यात्रा कहा जाता है। गांधी जी लगभग 12,000 किलोमीटर की यात्रा करते हैं, देश के कोने कोने में जाते हैं और सबको कहते हैं कि सब एक है, यहाँ पे कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई हिंदू नहीं है, कोई निम्न नहीं है, कोई छोटा नहीं है, हम सब एक हैं। भाईचारे का पैगाम गांधी जी देते हैं। लेकिन गांधी जी की गाड़ी के ऊपर बम फेंक दिया जाता है साथियों। गांधी जी वहां से इस यात्रा को बीच में स्थगित करके साबरमती आश्रम लौटते हैं। साबरमती आश्रम लौट के वो वहां से चल पड़ते हैं। गांधी जी खिन्न हो जाते हैं कि ये लोग जो हैं एक दोहरा चरित्र अपनाते हैं, मेरे समर्थक भी हैं लेकिन मुझ पे बम भी फेंकते हैं। जब वो साबरमती जाते हैं तो वहां से एक और प्रतिज्ञा गांधी जी कर लेते हैं। गांधी जी कहते हैं जब तक मैं मां भारती को आजाद नहीं करा दूंगा तब तक मैं साबरमती नहीं लौटूंगा। और साथियों, जब तक मां भारती यानी भारतवर्ष आजाद नहीं हो गया तब तक गांधी जी वापस साबरमती नहीं गए। कितनी अजीब बात है। पूरे जीवन की पूंजी साबरमती आश्रम में लगाने के बाद भी गांधी जी कह देते हैं जब तक मैं मां भारती को आजाद नहीं कराऊंगा साबरमती नहीं लौटूंगा। और गांधी जी साबरमती नहीं लौटते। जब मां भारती आजाद हो जाती है, भारत आजाद हो जाता है, तब गांधी जी वापस वहां से आते हैं, साबरमती से सामान उठाते हैं और दिल्ली चले जाते हैं, बिरला हाउस चले जाते हैं। इसी दौरान 1940 के अंदर, 1933 के अंदर पाकिस्तान शब्द आ जाता है। 1940-42 में पाकिस्तान की मांग हो जाती है। 1942 के अंदर ही भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है। गांधी जी और अन्य नेताओं को जेल में डाल दिया जाता है। जब गांधी जी को रिहा किया जाता है तो उनके निजी सचिव की भी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। यहां तक कि उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी की भी डेथ हो जाती है। तो गांधी जी ने इतना महान संघर्ष किया। उसके बाद रही पार्टीशन की बात। जब पार्टीशन हुआ तो पार्टीशन के पीछे की बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी बातें हैं, फिर कभी चर्चा करेंगे, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। एक सीमा है हर एक बात को कहने की। फिर कभी बताएंगे कि जो गांधी जी पे आरोप लगाते हैं उन आरोपों के पीछे कितनी सच्चाई है, गांधी जी कितने सही थे। लेकिन आज की वीडियो बनाने का यह पर्पज नहीं कि हम गांधी जी को डिफेंड करें, ठीक है। मैं गांधी जी की चर्चा कर रहा हूं आप लोगों के सामने लाने के लिए।
तो फिर दूसरी वीडियो में चर्चा करेंगे कि गांधी जी के ऊपर क्या आरोप हैं और वो आरोप कितने सच हैं या कितने झूठ हैं या राजनीतिक षड्यंत्र हो सकता है, उनके विषय में फिर से चर्चा करेंगे। अब पार्टीशन की मैं बात कर रहा हूं, बंटवारे की मैं बात कर रहा हूं। हिंदू मुस्लिम के नाम पे दो देश बांटे जाते हैं, हम भारत और वो पाकिस्तान। सारे के सारे मुस्लिम वहां पे भागना शुरू कर देते हैं, यहाँ पे हिंसा शुरू हो जाती है। जैसे हिंसा शुरू हो जाती है तो लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग मारे जा रहे हैं। हिंदू लोग मुस्लिमों के पीछे पड़े हैं, मुस्लिम लोग हिंदुओं के पीछे पड़े हैं। तो यह आजादी जब मिल रही थी 15 अगस्त 1947 को, गांधी जी इस आजादी के पर्व में भी शामिल नहीं होते और नोआखली चले जाते हैं वेस्ट बंगाल के अंदर। नोआखली में गांधी जी जाते हैं क्योंकि वहां पे हजारों की संख्या में मुस्लिम मारे गए थे, हजारों की संख्या में वहां पे हिंदू मारे गए थे। और गांधी जी हिंदुओं के बीच में रहते हैं और कहते हैं कि मैं किस चीज का उत्सव मनाऊं, आजादी का उत्सव मनाऊं या फिर मैं जो यहाँ पे हिंसा हुई है उसमें इतने हजारों लोग मारे गए हैं, तो मैं उत्सव किस चीज का मनाऊं। तो गांधी जी भारत की आजादी के उत्सव में भी शामिल नहीं होते क्योंकि पार्टीशन का दंश भी उनको झेलना था। अब पार्टीशन के पीछे की अलग कहानियां हैं कि पार्टीशन क्यों हुआ, क्या चीजें हैं, लेकिन गांधी जी नोआखली में है, वो वहां पे हिंदुओं को मरहम लगा रहे हैं, प्रार्थना सभा में जा रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि मुस्लिम लोग भाई हैं। फिर वो मुसलमानों के खेमे में जाते हैं, मुसलमानों को कहलाते हैं कि आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, हम सब भाई भाई हैं और यहीं पे रहेंगे। गांधी जी पूर्णतः इंसानियत में बिलीव करने वाले इंसान थे, यानी मानवता को जोड़ने वाले इंसान थे। गांधी जी का वध हो जाता है, हत्या हो जाती है नाथूराम गोडसे के द्वारा। 5:17 पे 30 जनवरी 1948 को उनको बिरला हाउस के अंदर गोलियां मार दी जाती हैं। 3 गोलियां लगते ही गांधी जी के मुख से निकलता है हे राम, एक हार्ड मास का पुतला साथियों। और गांधी जी एक हार्ड मास के पुतले थे, उस हार्ड मास के पुतले को गोलियों से मारा जाता है। एक हार्ड मास का पुतला गोलियों से जरूर मारा जा सकता है, लेकिन साथियों जो गांधीवादी विचार हैं उन विचारों को कभी नहीं मारा जा सकता। कहीं गोडसे भी खुश होंगे गांधी जी को मार के कि मैंने गांधी जी को मार दिया, लेकिन गांधी जी तो आज भी जीवंत हैं आपके विचारों में, मेरे विचारों में, भारत के संविधान में, इंसानियत में। तो आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिएगा इजाजत। साथियों आपको वीडियो पसंद आई हो, मेरा काम अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगी घंटी को जरूर दबाएं ताकि समय समय पे आपको अपडेट मिलती रहे, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। नमस्कार, मैं शिव कुमार, जय हिंद साथियों।